आज हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिक ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। आनुवांशिकी का या वंशागति का आणविक आधार। वंशागति का आणविक आधार मॉलिक्यूलर आणविक आधार। जैसा कि हम जानते हैं, ये सभी लक्षण जो माता पिता से उनकी संतानों में जाते हैं उन्हें अनुवांशिक लक्षण कहते हैं। इन लक्षणों को ले जाने के लिए रिस्पांसिबल होता है, जो पदार्थ रिस्पांसिबल होता है उसे कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ। अगर कोई पूछे आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? जेनेटिक मटेरियल। आनुवांशिक पदार्थ जीवधारियों की प्रत्येक कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे समस्त मटेरियल या पदार्थ जो आनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। ठीक है। अब विभिन्न खोजों के आधार पर यह सिद्ध किया गया कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए होता है। कौन सा? डीएनए को डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। ठीक है। और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड वास्तव में न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड डीएनए is made up of MADE made up of polynucleotide chain पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चैन की क्या होती है? बनी होती है। न्यूक्लियोटाइड किसे कहते हैं? वास्तव में नाइट्रोजन बेस प्लस डीऑक्सी पेंटोज शुगर ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड NucleoSID न्यूक्लियोसाइड। और न्यूक्लियोसाइड प्लस फास्फेट ग्रुप that is nucleotide इसी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की बनी हुई चेन न्यूक्लियोटाइड की बनी हुई ये डीएनए होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड की बनी हुई चेन का डीएनए का अणु होता है। कैसे सिद्ध करेंगे कि डीएनए एक जेनेटिक पदार्थ है? इसके लिए सन 1909 में एक वैज्ञानिक थे ग्रिफ्थ,
जिन्होंने निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु को लेकर के चूहे के ऊपर अपना अध्ययन किया, इसे गिफ्ट एक्सपेरिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? गिफ्ट एक्सपेरिमेंट। गिफ्ट का प्रयोग गिफ्ट का प्रयोग डीएनए के प्रमाण, डीएनए एक अनुवांशिक प्रमाण के पक्ष में। गिफ्ट का प्रयोग डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, आनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में। इन्होंने ही सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। इन्होंने निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले डिप्लोकोकस निमोनियाई नामक जीवाणु के डिप्लोकोकस निमोनियाई या डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के 2 स्ट्रेनों का पता लगाया है। डिप्लोकोकस न्यूमोनी नामक जीवाणु के 2 विभेदों का पता लगाया। इसी के आधार पर सिद्ध किया कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। एक को कहा उग्र विभेद, दूसरे को अनुग्र विभेद। यस को उग्र विभेद और आर अनुग्र विभेद। अउग्र विभेद। यही 2 स्ट्रेन हैं। दोनों में अंतर इसको
या उग्र विभेद को चूहे में प्रविष्ट कराने पर चूहा क्या हुआ, मर गया। उग्र विभेद जीवाणु को चूहे में प्रविष्ट कराने पर चूहा मर जाता है। और अउग्र विभेद जीवाणु को चूहे में प्रविष्ट कराने पर चूहे में प्रविष्ट कराने पर निमोनिया रोग नहीं होता। रोग नहीं होता और चूहे नहीं मरते। नहीं मरते हैं, परंतु ये प्रथम कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन और ये तीसरी कंडीशन। यस, उग्र विभेद के जीवाणु को उबालकर चूहे में प्रविष्ट कराया तो पाया निमोनिया रोग नहीं होता और चूहे नहीं मरते। ठीक, चौथी कंडीशन, उबले हुए उग्र विभेद और अनुग्र विभेद दोनों जीवाणुओं को एक साथ लेकर के चूहे में प्रविष्ट कराया। तीसरा, उबले हुए यस उग्र विभेद तथा अनुग्र विभेद या अउग्र विभेद
विभेद दोनों को एक साथ मिलाकर चूहे में प्रविष्ट कराने पर निमोनिया रोग के कारण चूहा मर जाता है। चूहा मर जाता है। इस प्रयोग से ग्रिप्त ने निष्कर्ष निकाला, इस प्रयोग से ग्रिप्त ने निष्कर्ष निकाला निष्कर्ष ऊपर दे रहे हैं। इस प्रयोग से ग्रिफ्थ ने निष्कर्ष निकाला कि उग्र विभेद जीवाणु ने अपनी उग्रता अउग्र विभेद को दे दी। ठीक, अउग्र या अनुग्र विभेद, अनुग्र विभेद को दे दी। और निमोनिया रोग के कारण मोनिया चूहे की मृत्यु हो गई। इससे सिद्ध होता है कि इससे सिद्ध
सिद्ध होता है कि डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है। अब हम लोग डीएनए के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। डीएनए हमने कहा किससे बना होता है? पहले तो वाटसन एंड क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना डीएनए वाटसन एंड क्रिक के अनुसार डीएनए की संरचना डीएनए हमने कहा पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की बनी हुई एक चेन होती है। डीएनए पहले ही हमने बताया, डीएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की टाइट चेन पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है जो डबल हेलिक्स में होती है। डबल हेलिक्स मतलब द्विकुंडली। देखिए चैन इसकी कुछ ऐसी होती है। ये दो कुंडलों के बीच की दूरी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। दो कुंडलों, ये जो 20 एंगस्ट्रॉम होती है और एक दूसरे के एंटी पैरेलल मतलब एक 5 3 तो दूसरे 3 5। यहाँ कार्बन एटम का पॉलीन्यूक्लियोटाइड के या पेंटोज शुगर का पांचवा कार्बन, तीसरा कार्बन फ्री होता है, यहाँ पांचवा फ्री होता है, तो इधर तीसरा तो इधर पांचवा, एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, प्रति समांतर जिसे कहते हैं, प्रति समांतर। ठीक। और
नाइट्रोजनों की बीच की दूरी होती है 34 एंगस्ट्रॉम, 34 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और इसमें दो बेस होते हैं, एक को कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडीन। नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजनी क्षारक दो, एक को कहते हैं प्यूरिन और दूसरे को कहते हैं पायरिमिडीन। दो क्षारकों से मिलकर बने होते हैं प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन में एडेनिन और ग्वानिन, एडेनिन और ग्वानिन, और इसमें साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल होता है। थायमीन और यूरेसिल, ठीक। ये प्यूरिन पायरिमिडीन बेस है, ठीक है भाई। और डीएनए की संरचना देखिए, वाटसन एंड क्रिक क्या है। तो प्यूरिन एडेनिन को क्रमशः कैपिटल ए से, ग्वानिन को कैपिटल जी से, साइटोसिन को सी से, और थायमीन को टी से, और यूरेसिल को यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। ये दोनों श्रृंखलाएं एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन इन्हीं के न्यूक्लियोटाइडों से मिलकर बनी होती है। ये दोनों एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं, एक इधर से तो दूसरी इधर से, ठीक है। इन दोनों के बीच जो न्यूक्लियोटाइड लगे होते हैं, इनके बीच आंशिक हाइड्रोजन बांड बनता है, पार्शियली। तो ये हाइड्रोजन बांड क्रमशः ये टी से जुड़ता है, और इनके बीच दो हाइड्रोजन बांड, और सी हमेशा जी से, जिनके बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बांड, 3 हाइड्रोजन बांड होते हैं, ठीक है। जैसे यहां देखिए, ये है तो इसके ठीक सामने टी, और अगर यहाँ सी है तो इसके ठीक सामने कौन होगा, जी। 3 हाइड्रोजन बांड से जुड़े होते हैं। इन दोनों न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी कितनी होती है, ये दूरी
यहां से यहां तक 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। ये है वाटसन एंड क्रिक के अनुसार प्रस्तुत डीएनए का मॉडल। अब हम न्यूक्लियोसाइडों के बारे में या न्यूक्लियोटाइडों के बारे में पढ़ लें, डीएनए के बारे में अच्छी तरह। डीएनए फिर एक बार देख लीजिए। डीएनए वास्तव में डीएनए पॉली न्यूक्लियोटाइडों की बनी हुई एक चेन होती है, ठीक है। और एक चेन नहीं बल्कि दो चेन, दो कुंडली होती है, डबल हेलिक्स होती है एक। और ये दोनों हेलिक्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं, एक दूसरे के प्रति समांतर होते हैं। एक अगर 3-5 एक श्रृंखला अगर 3-5 है तो दूसरी 5-3 होगी, ठीक है। एक दूसरे के प्रति समांतर होती। इन दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी कुल 20 एंगस्ट्रॉम, ठीक। और एक कुंडल के बीच की दूरी, एक कुंडल के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। और दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इस प्रकार एक कुंडल में कुल न्यूक्लियोटाइडों की संख्या कितनी होती है? 10, ठीक है। और हमने कहा ए हमेशा टी से और सी हमेशा जी से, ठीक है। आरएनए में थायमीन की जगह पे यूरेसिल होता है, वो ए से जुड़ता है, ठीक है भाई। तो डीएनए की संरचना हमने आपको बताया। अगर पूछा जाता है तो इसको आप बताएंगे अच्छी तरह से कि डीएनए न्यूक्लियोटाइडों की बनी हुई एक द्विकुंडलित संरचना होती है, ठीक है, जिसमें ये दोनों श्रृंखलाएं एक दूसरे के प्रति समांतर होती हैं। दोनों श्रृंखलाओं के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है। एक कुंडलन के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम, कितनी? 34 यहां लिखा गया है, 34 एंगस्ट्रॉम। और दो प्रत्येक श्रृंखला में दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइडों के बीच की दूरी सारी 34 में 3.4 एंगस्ट्रॉम, कितना? 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। यह डीएनए की संरचना है, ठीक है। और इसमें चारघात लॉ लगता है। पिरिमिडीन बेस और पायरिमिडीन बेस का अनुपात क्या होता है? सदैव नियत होता है। ये अपान टी दैट इज इक्वल टू सी अपान जी, दैट इज चारगाफ लॉ। चलो भाई, अब हम लोग न्यूक्लियोटाइड शर्करा डीऑक्सी राइबोज शर्करा के बारे में जानेंगे। डीऑक्सी राइबोज शुगर या शर्करा